परिसीमन बिल क्या है, मॉनसून सत्र कब आ रहा है और इसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता क्यों है। अब ये बिल वो 2029 में मतलब अगर आप लाना चाहते हैं तो अभी इसको पास करना होगा। फिर उसके हिसाब से 850 सीटों की व्यवस्था करनी होगी, 543 से बढ़ा के 850 लोकसभा सीट की, यानी परिसीमन तय है। हाँ। तो 45 का जो गणित है, जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो विश्लेषक मानते हैं, जो चर्चाएं हो रही हैं, जो कानाफूसी हो रही है, ठीक बात है। उन सब में ये माना जा रहा है कि जो डीएमके के 22 सांसद हैं वो सदन में गैर हाजिर हैं। बीजेपी के साथ उनकी नहीं बनती है, फूटी आंख नहीं सुनाते हैं। सनातन को लेकर लगातार उनके बीच में लड़ाई होती है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, मगर मेरे सवाल इस पर आ गए, अब डीएम के साथ आएगी या फिर एब्सटेन होके। 345 का जो आंकड़ा है, ये अब ये जो कसमकस है, तो आप देखें 315 और 345 यानी 30 सांसद। एनडीए को लोकसभा में 360 सीटें और राज्यसभा में 163 सांसद की क्यों जरूरत है? क्या इसका लेना देना आगामी संसद के मॉनसून सत्र से है? क्या इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं परिसीमन बिल को लेकर है? क्या जो हाल फिलहाल में की घटनाओं को अगर देखें, आम आदमी पार्टी के पहले राज्यसभा के सांसद बीजेपी में मर्ज होते हैं, उसके बाद टीएमसी के विधायक टूटकर एक अलग दल बना लेते हैं, उसके बाद टीएमसी के सांसद एक एनसीपीआई एल नाम की अनजान पार्टी में शामिल हो जाते हैं, फिर 6 सांसदों का जिक्र शिवसेना यूबीटी का होता है, उद्धव ठाकरे की पार्टी का, कि भाई वो भी अब टिकने वाले नहीं हैं और एनडीए के धड़े में शामिल होने वाले हैं। फिर चर्चा यह भी होती है कि अखिलेश यादव भी अपनी पार्टी को बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे। 37 सांसद उनके हैं, 25 कभी भी फुर हो सकते हैं। सवाल फिर यह भी उठने लगता है इसी बीच में कि आम आदमी पार्टी के पास जो लोकसभा के, अब राज्यसभा के सांसद तो गए हाथ से, अब जो लोकसभा के सांसद हैं क्या वो भी उनके पास बच पाएंगे? और क्या है सबका लेना देना मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल को और आंकड़ों का यह पूरा खेल हो रहा है। सारी चीजों को समझेंगे, बड़ा कंफ्यूजिंग और टेक्निकल और आंकड़ों वाला ये मुद्दा है। विश्वनाथ सुमन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वनाथ जी जरा समझाइए, परिसीमन बिल क्या है, मॉनसून सत्र कब आ रहा है और इसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता क्यों है? क्या यह संशोधन विधेयक होता है? देखिए, परिसीमन बिल डायरेक्ट ऐसे तो सरकार लाई नहीं थी, जो गिर गई। उसमें था क्या कि महिलाओं का जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पास हो चुका है, जिसमें महिलाओं की सहभागिता बढ़ानी है, संख्या बढ़ानी है लोकसभा और संसद में, विधानसभा में, तो उसी को एक्सटेंड किया गया कि उसको जो आगे तक 2034 को लेकर जो सोचा गया था कि नहीं जी 2029 में ही इस व्यवस्था को कर दिया जाए। 2029 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं वो चुनाव उसी हिसाब से मिला के 850 लोकसभा सीटें, ठीक है, बढ़ाई जाए। अब ये बिल वो 2029 में मतलब अगर आप लाना चाहते हैं तो अभी इसको पास करना होगा। फिर उसके हिसाब से 850 सीटों की व्यवस्था करनी होगी, 543 से बढ़ा के 850 लोकसभा सीट की, यानी परिसीमन तय है। पास होगा संसद से। हाँ, संसद से चाहिए 2/3। ठीक है, क्योंकि ये संविधान संशोधन विधेयक है। संविधान में आप संशोधन कर रहे हैं तो आपको 2/3 दोनों ही सदनों में चाहिए, लोकसभा में, राज्यसभा में चाहिए। अब ये आंकड़ा आएगा कैसे? आप अगर लोकसभा से शुरुआत करते हैं तो लोकसभा में आप देखें कि एनडीए के पास तो 292 293 मान लीजिए, 293 सदस्य हैं। उसके बाद आप देखें कि अभी 20 तो टीएमसी से आ गए, ठीक है, 6 शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से टूट के आ गए, ठीक है। तो अगर उस आंकड़े को हम लोग जोड़ देते हैं तो ये 315 करीब, ठीक है। अब 2/3 बहुमत के लिए इनको चाहिए 360, तो आप चाहिए 45। हाँ। तो 45 का जो गणित है, जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो विश्लेषक मानते हैं, जो चर्चाएं हो रही हैं, जो कानाफूसी हो रही है, ठीक बात है, उन सब में ये माना जा रहा है कि जो डीएमके के 22 सांसद हैं वो सदन में गैर हाजिर हो। अगर डीएमके के 22 सांसद हैं, ये भी एक बड़ी संख्या है, वो गायब होंगे। वो गायब इसलिए होंगे क्योंकि कांग्रेस टीवीके के साथ सरकार बना चुकी है। डीएमके लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिख चुकी है कि भैया अब हम कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे, हमें अलग कर दीजिए। नाराजगी उनकी अपनी जगह है। बीजेपी के साथ उनकी नहीं बनती है, फूटी आंख नहीं सुनाते हैं। सनातन को लेकर लगातार उनके बीच में लड़ाई होती है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, मगर जो कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए, या कहिए कि एक वेंडेटा पॉलिटिक्स, तो उसके लिए वो बीजेपी के साथ डायरेक्ट न जाके गायब होने का। मेरे सवाल इस पर आ गए, अब डीएम के साथ आएगी या फिर एब्सटेन होके? देखिए, डीएमके का जो आइडियोलॉजिकल लेवल पे देखें, या जिस तरह से स्टालिन का रुख देखें, या अब तमिलनाडु में तो बीजेपी
के सिर्फ एक विधायक हैं, सांसद है नहीं, तो वहां के स्थितियों को देख के देखें, मगर तो कुल मिला के स्टालिन सीधे सीधे बीजेपी को समर्थन नहीं दे सकते। एब्सटेन हो जाएंगे, मतलब हाँ, नदारद हो जाएंगे जब नदारद- वोटिंग होगी। उसका मतलब हो जाएगा कि फिर जो 360 का आंकड़ा है वो कम हो जाएगा, कम घट हो जाएगा। जाएगा, घट के 345 पे आ गया जी, ठीक है। 345 का जो आंकड़ा है, ये अब ये जो कसमकस है, तो आप देखें 315 और 345 यानी 30 सांसद। अब 30 सांसद बहुत कीमती हैं और ये बहुत आसानी से ये गैप भरने वाले हैं नहीं। अगर आप सहज दौर से देखें, क्यों अब बड़ी पार्टी बची है समाजवादी पार्टी, 37 सांसद हैं, उनको तोड़ने के लिए 2/3 अगर तोड़ने के लिए चाहिए होंगी तो 32 तो चाहिए होंगी, 31-32। तो आप सोचिए कि इतनी बड़ी टूट समाजवादी पार्टी में करें जो संभव नहीं दिखता है। इसके अलावा आप इसके कई ऑप्शंस पे अगर हम लोग करें कि अगर सरकार कॉन्फिडेंट है तो कुछ ना कुछ उनके पास जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ तो समीकरण होंगे, तो जो अनुमान ही लगा सकते हैं, मगर जो स्थितियां जो हैं उसके हिसाब से, जैसे झारखंड में चुनाव हुआ, बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए, झारखंड नहीं, बीजेपी समर्थित कैंडिडेट कहिएगा उनको। हाँ ठीक है, नाथवानी साहब बीजेपी समर्थित कैंडिडेट हैं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। तो अब वो समर्थित कैंडिडेट जीत गए। दूसरा, कांग्रेस और झामुमो में एक अलग सी दरार सी स्थिति वहां सामने आ रही है। लोकसभा में 3 सांसद उनके भी। अरे खुल के बोलिए कि जेएमएम भी जो है अब साथ आ जाएगी, आप ये कहना चाह रहे हैं, या वो भी एब्सटेंड कर जाएंगे? ये भी आ सकते हैं, क्योंकि अब 30 चाहिए जो वोट डाले। अच्छा, अब क्योंकि आप देखिए 8 गायब होते हैं तो 5 सीटें कम होती हैं, वो 2/3। अच्छा, तो समझ रहे, तो 8 गायब हो रहे हैं, सॉरी 22 गायब हो रहे हैं। तो यहाँ पे 345 का आंकड़ा हो जाता है, 15 घट गए, 15 घट गए। अब आप ऐसे सोचें कि अब 3 जाएंगे तो कितने कम करेंगे, मगर इन 3 को वोट करना है होगा। अच्छा। दूसरा, एक चर्चा ये भी है, एनसीपी के 8 सांसद हैं, शरद चंद्र पवार। अच्छा, तो 8 सांसद अगर शिवसेना टूट सकती है, तो अब चर्चा ये भी है कहीं एनसीपी ना टूट जाए। शरद पवार वाली वो तो टूट गई ना, वो तो टूट ही चुकी है ऑलरेडी। वो तो विधानसभा में टूटी है, लोकसभा में अभी सांसद 8 सांसद हैं और सुप्रिया सुले जी उनका नेतृत्व कर रही हैं। तो अब 2 संभावनाएं हैं। संभावना है कि अगर महाराष्ट्र की राजनीति में सुप्रिया सुले और जो अजित पवार गुट है, अगर वहां पे हैंडशेक होता है, मर्ज करते हैं, आपका इशारा है, या फिर अच्छा मतलब एक साथ आते हैं, साथ आते हैं, या किसी का वो तो आगे की बात होगी। मगर यहाँ पे जो लोकसभा में जो असर दिखेगा ना, वो वहां की राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति को भी हिलोड़ देगा। विश्वनाथ जी, लेकिन एक बड़ी गजब खलबली सी मची हुई है कि लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद टूटेंगे, ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के सांसद टूटेंगे, लग रहा है कि जेएमएम समर्थन देगी, डीएमके समर्थन टूटेगी, एनसीपी का शरद पवार धड़ा आएगा नहीं आएगा। मतलब एक ऐसी आपने खलबली सी मचा दी है, पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, किसके ऊपर हमला हो जाए। सभी शक के दायरे में है अभी तो कुल मिला, मतलब हमला किसके ऊपर पता ही नहीं चल रहा। नहीं, दूसरी बात है, सारे शक के दायरे में आम आदमी पार्टी के 3 सांसद भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सांसद भी। इसके अलावा ये भी कोई अगर बिल पास होता है तो ये भी संभव है कि जो इंडिया गठबंधन में भी बने हुए, मैं डीएमके और इनकी बात नहीं कर रहा, समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ, उसे कोई सांसद व्हिप का पालन करने से मना कर दे, पार्टी भले ही अगेंस्ट में वोट दे, उसके 8-10 सांसद वोट ना करे, भले ही वोट ना दे, पर वो भी 10-15 अगर गायब हो जाते हैं तो ये आंकड़ा और कम हो जाएगा। भाई इसका मतलब व्हिप देने का मतलब ये हुआ कि अगर जब वोटिंग होती है संसद में इस बिल के फेवर में परिसीमन के, तो मान लीजिए फला पार्टी है, एक्स पार्टी है, उसके 10 सांसद हैं, व्हिप जारी कर दी गई कि भाई आपको इस परिसीमन विधेयक के खिलाफ वोट करना है, तो वो 10 सांसद कोई बीमार पड़ जाए, कोई अस्पताल में भर्ती हो जाए, किसी की फ्लाइट छूट जाए, या किसी को कुछ और जरूरत पड़ने से, तो वो गायब हो जाए। जी, जो छोटे छोटे दल हैं, जैसे आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो इन सबसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये लोग शायद वोट दे दें, क्योंकि रणनीति जो स्थिति बदली है, आम आदमी पार्टी के भी राज्यसभा सांसद तो आ ही गए हैं। अच्छा, तो लोकसभा सांसद के वोट देने कौन, जब ये बिल आया तो समर्थन में वोट देने आम आदमी पार्टी, अच्छा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, अच्छा, और 1-2 पार्टी, एक सांसदों वाली पार्टी है, 1-2 और हैं, एब्सटेन ना करके वोट दे दें। मतलब आम आदमी पार्टी का बागी और नाराज गुट, या फिर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल बागी तो गए राज्यसभा में, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, लोकसभा में 3 सांसद हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना वो कि वोट दें।
आम आदमी पार्टी केजरीवाल वाली 3 सांसद हो सकता है पक्ष में वोट दें, या फिर तीनों सांसद केजरीवाल से हाथ से लोकसभा के भी निकल जाए, वो वोट दें? नहीं नहीं, जो वैसे भी वोट दे के लोग केजरीवाल के हाथ से निकल ही जाएंगे अगर वो वोट दे देंगे। अच्छा, वो है झारखंड मुक्ति मोर्चा कुछ फैसला। खेल तगड़ा हो रहा है विश्वनाथ जी, लेकिन एनसीपी के 8 सांसद हैं। हाँ। अगर एनसीपी समझदारी वाले फैसले लेती है तो मुझे लगता है कि अगर वो महाराष्ट्र राजनीति में सुप्रिया सोली पार्टी को एक बार तो हो सकता है वो भी समर्थन में आए। अगर नहीं आए तो टूटने का खतरा तो सब पे है। समाजवादी पार्टी के 7-8 सांसद बैठ जाएं, क्योंकि जो बड़ा तबका बचा है यही बचा है। तो आप ये सोचिए कि अब इन्हीं सब पे खत्म, क्योंकि जो बड़ी पार्टियां थी टीएमसी टूट गई है। अब ना टूटने जैसा कुछ है नहीं उसमें, जो है वो टीएमसी में बचे हुए ममता बनर्जी के साथ। अब बचे हैं समाजवादी पार्टी जिनके पास 37 है, 3-3 वाले ये जो प्रमुख हैं। इसके अलावा डीएमके तो ऑलरेडी बाहर है। तो अब 245 का अगर डीएमके को बाहर करके 245 के 345 के आंकड़े को अगर हम देखते हैं, 315 ऑलरेडी इनके पास हैं, 30 चाहिए। 30 में 3-3 वाले छोटे छोटे वाले अगर ये 8-10 भी आगे आते हैं, 8-3-11 3-14। एक रोचक इनपुट मैं भी देता हूं, यहाँ पर 18 के करीब कुछ निर्दलीय सांसद हैं, उसमें से 18 में हम 4 मान ले वाईएसआर कांग्रेस, यानी जगन मोहन रेड्डी जो अपने आंध्र प्रदेश वाले हैं वो भी हैं। और इसके अलावा निर्दलीय में आप कौन कौन देख रहे हैं? पप्पू यादव, नाम बता रहा हूं, हरसिमरत कौर बादल, असदुद्दीन ओवैसी, सरबजीत सिंह खालसा, आप ये मान लें अमृतपाल सिंह, विशाल पाटिल, इंजीनियर राशिद पटेल, उमेश भाई, ऐसे ही नाम है ये करीब करीब। अब ये क्या करेंगे? इंजीनियर राशिद और असदुद्दीन ओवैसी से हम उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वो करते। अरे आप काहे उम्मीद करेंगे? आप एनडीए की बात कीजिए ना। हम एज ए विश्लेषक उम्मीद नहीं कर सकते कि वो टूटेंगे, क्योंकि वो बहुत ही एक अलग व्यवस्था में है। अच्छा। और उनका टूटना उनको किसी इसीलिए इन पर डोरे नहीं डाले जा रहे, या फिर इनको आंख नहीं दिखाई जा रही? आंख नहीं दिखाई जा रही। नैतिकता कहाँ है विश्वनाथ जी? ऐसे में कहा जा रहा है 15 करोड़, कह रहे हैं कि नहीं 100 करोड़ की डील हुई है, 100 करोड़ में आधी पेमेंट जो है एडवांस में पहुंच गई, बयाना दिया जा चुका है। नैतिकता देखिए, अगर आप संसद की नैतिकता को याद करें तो नरसिम्हा राव की सरकार थी, जहाँ अविश्वास प्रस्ताव आया था, और इसी झारखंड मुक्ति मोर्चे ने उस समय पैसे लेके समर्थन दिया था। बाकायदा इसमें केस भी खुला, शिबू सोरेन थे उस टाइम पे। तो नैतिकता का जो जिक्र है वो बहुत पहले ही यहाँ पे कहिए कि संसद में, विधानसभा में खत्म हो चुका है। अभी मैं बताऊं कर्नाटक विधान परिषद में, कर्नाटक विधान परिषद में तो वहां भी गए, तो वहां भी नैतिकता की बात होनी चाहिए थी। तो अब नैतिकता जैसा कुछ नहीं है। अशोक गहलोत की पिछली सरकार 5 बीएसपी के विधायक तोड़ लिए। अरे तो मंत्री बनाया ना आपको? मंत्री बनाया, मगर भाई आरएलडी को था एक आपके पास धौलपुर का विधायक, आपने उसको बना दिया मंत्री बना दिया। विधानसभा अध्यक्ष फैसला भी नहीं लिए, सरकार भी चली गई, दूसरी सरकार बैठी है, भजनलाल बैठी है। तो अब इन सब चीजों का कोई मायने मतलब नहीं रहा है। अब ये है कि आपको अपने सत्ता में हैं तो सत्ता को संभाल कैसे सकते हैं, सत्ता को बनाए कैसे रख सकते हैं, सारा खेल अब वही। लेकिन विश्वनाथ जी, खाली लोकसभा में बहुमत साबित करने से काम नहीं चलेगा, आपको राज्यसभा में भी आना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया 163 हाँ, तो वहां भी अगर क्या स्थिति है अभी? अगर जैसी चर्चा है कि अगर डीएमके अगर लोकसभा से वॉकआउट नहीं, अभी क्या ये अपने एनडीए के पास कितने 150 है? 150 है, 163 चाहिए। और ये जो अभी हाल फिलहाल के जो चुनाव हुए आप उसमें भी बोल रहे हैं, और 2 तो बिल्कुल खेल करके हुए हैं। एक तो चाहे झारखंड की बात करें या फिर ये अपना मीनाक्षी नटराजन जहां से हाथ है मुंह लगा, हाथ लाया मुंह लगा, 150 इनके पास हो चुका है। अच्छा, 13 चाहिए यहाँ पे। 13 चाहिए। 13 में से अगर 8 के डीएमके के निकल जाते हैं, 8 है डीएमके के, 8 है, तो डीएमके के 8 वहां भी वोटिंग नहीं करते, तो ये हो जाएगा बहुमत का आंकड़ा फिर हो जाएगा आपका 8 पे 3 बताया था ना आपने। 8 पे ये 3, मतलब मैं बता रहा हूँ थोड़ा को, ये अगर ये कर लेते हैं तो 163 चाहिए, 157 हो जाए। अच्छा, 157 चाहिए बहुमत के लिए, 2/3 बहुमत के लिए। तो 7-8 हैं, और उस 8 के लिए अब वहां पे 20 ऐसे हैं, बीजू जनता दल के 5, माने 20 ऐसे सांसद हैं कि जो किसी गुट में नहीं हुए, वो उसमें नहीं है, इंडिया गठबंधन में। बीजू जनता दल, जो वाईएस जगन मोहन रेड्डी के हैं 4, आम आदमी पार्टी का भी 3 बचे हुए हैं। अच्छा ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि मतलब आप चाह रहे हैं कि वो भी चले जाएं? चाहेंगे, देखिए अब हमारे चाहने, मगर मैंने पहले ही कहा
अभी अगर इस बिल पे सरकार गंभीर है और लाएगी ही लाएगी ऐसा माना जा रहा है, तो हर सांसद शक के घेरे में है। अगर हम ये नहीं कह सकते कि कुछ नाम छोड़ दें, अब हम बड़े नाम कि ये तो शक के घेरे में नहीं लाए जा सकते, मगर अगर ये बिल आएगा और दूसरी बार आएगा, सरकार ये जानते हुए कि पिछली बार ये बिल गिर गया गिर था। गया था, तब भी लाने वाले हैं अगर ये मानसून सेशन में, तो इसका मतलब है कि हर सांसद कुछ नाम छोड़ दें तो सब शक के घेरे। लेकिन हम विपक्ष को क्या खारिज कर सकते हैं भाई? अगर अमूमन जुलाई में मॉनसून सत्र होगा, इसको हम अपनी चर्चा को समाप्त करते हुए इसको भी एक बार जरा छू लेते हैं पॉइंट को। विपक्ष जबरदस्त हंगामा करे, जबरदस्त शोर शराबा करे, सदन की प्रोसीडिंग ना चलने दे, गांधी जी की प्रतिमा जो अब तो खैर नई संसद बन गई है, वहां पर जाकर आप धरना दें, अपना प्रदर्शन करें और लोकतंत्र को हाईजैक करने की दुहाई दें, अदालत में चले जाएं हम्म, किसी आधार पर मामले को टालने के लिए, तो फंस सकता है मामला। नहीं देखिए, अगर मामला सिर्फ अब ये इस बिल का फैसला और इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ सदन में होगा, लोकसभा और राज्यसभा में ही होगा। अदालत का उसमें अदालत सांसदों की योग्यता अयोग्यता पे फैसले दे सकती है, जो आसान नहीं है कि वो 2 दिन में फैसले दे दे। कोई भी अदालत आपके ऐसे मामले देख ले, अयोग्यता और योग्यता के फैसले होने में महीनों लगते हैं, साल भी लग जाते हैं, हो सकता है कि कार्यकाल इस सरकार का खत्म हो तब तक फैसले आते ही रहे। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है। कानूनी पचड़ा पहले ही कहते हैं कि भाई कानूनी पचड़े में गए तो लंबा ही चलेगा, तो ये तो सबसे लंबा फंसने वाला मामला है, तो वो तो हो नहीं रहा। अब इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ सदन में होगा, लोकसभा में हो, राज्यसभा में ही होगा और कहीं नहीं हो सकता। अब सरकार को देखना है कि सरकार की रणनीति क्या है, वो बिल लाती भी है कि नहीं। अगर वो लाती है तो आप मान लें कोई सरकार गिरे हुए बिल को दोबारा एक बार लाई है तो किसी कॉन्फिडेंस के साथ ही लाई होगी। बार बार तो वो आप इसको ला करके मतलब मजाक नहीं बना सकते हैं, किसी बिल ये का जो मजाक नहीं बना हड़कंप सकते। मचा है, हाहाकार है, त्राहिमाम है, खलबली मची हुई है, भगदड़ मची हुई है, उठापटक चल रही है, ये सारी कवायद आगामी मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल को देखिए, लेकर ही। यही चर्चा तो यही है, इसके अलावा और कोई चर्चा बची नहीं है, क्योंकि वरना एनडीए के पास तो सर्वसुलभ सांसद इतने पर्याप्त थे लोकसभा राज्यसभा में। अभी जल्दी से बस, अब चूंकि लगातार आप पॉलिटिकली चीजों को कवर करते हैं, व्यूअर्स को अगर इंटरेस्ट आ रहा होगा कमेंट करके बता दें। परिसीमन के बाद अगर 3/4 आपके पास बहुमत आ गया तो फिर तो आप लाइन पर लगा के और कौन कौन से मुद्दे लेकर आ सकते हैं देखिए जिनमें ये संविधान 800 संशोधन देखिए करना है? देखिए 850 लोकसभा सीट हो जाएंगी, ठीक है। परिसीमन हुआ तो। मतलब इसी कार्यकाल में और कौन से संविधान संशोधन कर सकते हो? वो तो 850 की तो बात की बात है। कौन से और लाइन पे लगे हुए हैं जो अभी सबसे एनडीए के एजेंडे में, बीजेपी के एजेंडे में है? इसके बाद वो कॉमन सिविल कोड, अच्छा। कॉमन सिविल कोड फिर आपका जो सबसे बड़ा यही है। एनआरसी। एनआरसी का तो ठीक है। वो उसका तो मामला हो चुका है, तो आधा आधा तो हो ही रहा, कई जगह तो हाँ, उन्होंने कॉमन सिविल कोड हो गया। कॉमन सिविल कोड हो गया है, ये जो सबसे बड़ा मामला है। उसके अलावा जो उनके जो हो सकता है राज्यों के पुनर्गठन से जुड़े कुछ बिल आने वाले समय में, उसका क्या मतलब होगा? राज्य मतलब और भी राज्य बन जाए, राज्य भी बढ़ जाए? संभावना अच्छा। है, कुछ कहा नहीं जा सकता, पर ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। है ऐसी संभावना, ऐसी चर्चा है। अब इस पर ज़्यादा ना कहूँगा, क्योंकि ये भी किसी ने मुझे इनिशियल कहा कि राज्य पुनर्गठन भी हो सकता है, कौन सी बड़ी बात है, ऐसा उन्होंने मुझे किसी ने चर्चा में बोला। मैंने कहा ये कैसे संभव है, तो कहा कि क्यों, कई बड़े बड़े राज्य हैं कि जिनको छोटा करने की जरूरत है। व्यूअर्स पर बाकी बात छोड़ते हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो भी इस वक्त भारतीय राजनीति में, लोकतंत्र में जो चल रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लग रहा है कि जो एक राजनीतिक दलों में, विपक्ष के राजनीतिक दलों में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि हर कोई सांसद को अपने शक के दायरे और नजरिए से देख रहा है, तो क्या उसके पीछे की वजह आपको परिसीमन ही केंद्र में दिखाई दे रही है? और क्या परिसीमन को लेकर जो एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, उसको आप समर्थन करते हैं? वो आपको सही लगती है बात? परिसीमन आना चाहिए? क्या देश में लोकसभा की सीटें बढ़नी चाहिए? क्या इसके लपेटे में, इसके साथ साथ नत्थी करते हुए कुछ और भी 3/4 बहुमत जिनमें आवश्यकता होती है संविधान संशोधन बिल लाकर बीजेपी वो भी कर सकती है? और वो कर सकती है तो कौन कौन से मुद्दे हैं? राज्यों के पुनर्गठन के मुद्दे हैं, या फिर साथ ही साथ कॉमन सिविल कोड का भी मुद्दा यहां पर सामने आता है, जिसका लगातार विरोध किया गया है?
एक देश एक चुनाव को आप भूल गए, एक देश एक चुनाव की बात हाँ, यहां पर आ सकती संभव। है जिसको आप भूल गए। तो एक देश एक चुनाव की बात क्या 2029 में हो सकती है 850 सीटों पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ जुड़े और आपने इस पूरी बातचीत को सुना। कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा। शुक्रिया विश्वनाथ जी। रोहित जी, धन्यवाद। धन्यवाद।